देखो, आज से कुछ दिन पहले यानी कि 1 फरवरी 2023 को बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया गया है। तो आखिर ये बजट होता क्या है और ये बजट बनता कैसे? और इस बजट में सरकार ने अपनी 7 प्रायोरिटीज को बताया है जिस पर वो आने वाले साल में फोकस करने वाली है। तो क्या है ये 7 प्रायोरिटीज? इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, ये वीडियो है बिल्कुल सिंपल होने वाला है, ज्यादा कोई भारी भरकम वर्ड इसमें यूज होने वाले नहीं है। और अगर आपने बजट वाला वीडियो समझ लिया ना, तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि एक देश कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि बजट क्या होता है। देखो, आपकी इनकम कितनी है और आपका खर्चा कितना है, इसका हिसाब किताब अगर आपके पास है ना, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। ऐसे ही हमारी सरकार भी ये अनुमान लगाती है कि आने वाले साल में उसकी इनकम कितनी होगी और उसके खर्चे कितने होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की बात करें, अब मैं फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 दो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। अब 1 फरवरी को जो बजट प्रेजेंट हुआ है ना, ये इंप्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2023 से, यानी कि बजट प्रेजेंट होने के 2 महीने बाद इंप्लीमेंट होता है बजट। तो सरकार ने ये अनुमान लगाया है कि जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो खर्चा होने वाला है वो सरकार का होने वाला है 45 लाख करोड़ रुपए, और सरकार की इनकम होगी 27 लाख करोड़ रुपए। अब आप बोलोगे यार कि 45 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा सरकार का और इनकम होगी 27 लाख करोड़ रुपए, तो जो बीच का डिफरेंस हुआ इसका क्या हुआ? तो जो बीच का जो डिफरेंस है ना, इसके लिए या तो सरकार क्या है, लोन लेगी और या फिर अपनी जो कंपनीज है उसमें हिस्सेदारी कम कर देगी। और ये जो बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? डिफिशिएट बोलते हैं इसको। तो अगर सरकार का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में 45 लाख करोड़ का खर्च होगा ना, तो इसको हम देखते हैं कि ये सरकार कहाँ कहाँ पर खर्च करने वाली है। तो 45 लाख करोड़ एक बड़ा अमाउंट है, इसको हम एक छोटे अमाउंट से रिप्लेस करके समझते हैं कि जो कहां पर खर्च होने वाले। तो इसको हम 100 से रिप्लेस करके समझते हैं। तो 20 रुपए खर्च होंगे सरकार को इंटरेस्ट पेमेंट में, कि सरकार ने जो भी लोन ले रखा है ना उस पर इंटरेस्ट देने में। 9 रुपए खर्च होंगे सरकार के सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में। 7 रुपए खर्च होंगे सब्सिडीज में। 8 रुपए खर्च होंगे डिफेंस में। 17 रुपए होंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। 9 रुपए होंगे फाइनेंस कमीशन में। 18 रुपए होंगे स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, यानी कि जो स्टेट को पैसा देने में। और 8 रुपए होंगे अदर एक्सपेंसेस और 4 रुपए होंगे पेंशन में। तो ये तो हो गई सरकार का खर्चा, हमने 100 रुपए से रिप्लेस करके समझा। ऐसे ही सरकार की जो इनकम है वो है 27 लाख करोड़ रुपए। अब ये अमाउंट भी बड़ा है, इसलिए हम इसको 100 से रिप्लेस करके समझते हैं कि ये 100 रुपए जो आने वाले सरकार के पास इनकम, ये कहां से आने वाली? तो 34 रुपए आएंगे सरकार के बोरोविंग से, यानी कि सरकार क्या आएगी? उधार लेगी पैसा ये। 6 रुपए आएंगे नॉन डेट रिसीव से। 2 रुपए आएंगे नॉन डेट कैपिटल रिसीव से। 4 रुपए आएंगे कस्टम से। 17 रुपए आएंगे जीएसटी से। 5 रुपए आएंगे कॉर्पोरेशन टैक्स से। 7 रुपए आएंगे एक्साइज ड्यूटी से और 15 रुपए आएंगे इनकम टैक्स से। अब ये तो हो गई सरकार की इनकम और खर्चे, और इसको अनुमान लगाने के लिए सरकार को लग जाते हैं 6 महीने बजट बनाने के लिए। यानी कि जब 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट होता है उसके 6 महीने पहले, यानी कि अगस्त सितंबर से ही बजट बनाने की प्रोसेस चालू हो जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एक डिपार्टमेंट, ये एक बजट सर्कुलर जारी करता है सभी मिनिस्ट्री को, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री। ये सारी मिनिस्ट्री अपना खर्चा बताती है और वो जो डेटा है वो जाता है टॉप ऑफिशियल तक, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री तक। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर मिलकर डिस्कस करते हैं, उसके बाद बजट आपका पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि आखिर बजट होता क्या है और बजट बनता कैसे है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो सरकार ने इस साल 7 अपनी प्रायोरिटीज बताई है जिस पर वो आने वाले साल में फोकस करना चाहती है, उस पर हम एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। इस सेक्शन में सरकार ने 3 चीजों पर फोकस किया है: एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में एक मेजर रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। 58% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है, तो इस सेक्टर को बूस्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड लेकर आएगी, जिसमें जो भी लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहता है उनको यहाँ पर हेल्प मिले। दूसरा पॉइंट है, सरकार के द्वारा किसानों को, मछली पालन, डेयरी फार्म वाले को क्या एक लोन मिलता था जिसकी लिमिट थी 18 लाख करोड़ रुपए, उसको बढ़ा के 20 लाख करोड़ कर दिया। इससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना काम कर पाएंगे और ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रो करेगा। इसके साथ साथ सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहां से किसानों की अगर फसल खराब हो गई तो उसकी इन्फॉर्मेशन, किसानों की फसल का उत्पादन बढ़ाना है, फसल बीमा लेना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलेगी। हेल्थ की अगर हम बात करें तो 157 नर्सिंग कॉलेजेस सरकार वहां पर बनाएगी।
एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सरकार बनाएगी। अब मैं जब डिजिटल वर्ड बोलता हूँ ना, तो मतलब ये है कि एक पोर्टल होगा सरकार का जिसपे बुक आप पढ़ सकते हो। जैसे आपको हिस्ट्री की बुक पढ़ना है, साइंस की बुक पढ़ना है, फिजिक्स हो गया, जो भी बुक है वो वहां पर आप पढ़ पाओगे। अब हम दूसरी प्रायोरिटीज की बात करते हैं, रीचिंग द लास्ट माइल। सरकार हर उस इंसान तक पहुंचना चाहती है जो आज कमजोर है और पिछड़ी जनजाति से है, जिसके पास आज भी घर और सड़कें नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है। उस पर सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और आवास योजना के तहत सरकार 79,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सरकार की तीसरी प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी देश की फास्टेस्ट ग्रोथ के लिए उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सरकार ने इस साल अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 33% से बढ़ा के 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। मतलब रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस बहुत तेजी से बनने लगेंगे और इन इंफ्रा प्रोजेक्ट से बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाले मटेरियल स्टील, सीमेंट, फर्नीचर जैसी कंपनीज भी ग्रोथ करने लगेगी। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आप वहां से आपको 2.5 रुपए। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन हुआ है इस साल। ये अभी तक का हाईएस्ट बजट एलोकेशन है इन रेलवे सेक्टर। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये डायरेक्ट डबल है, और अगर 2013-14 से हम कंपेयर करें तो ये 9 गुना है। इससे नई नई स्टेशन बनेगी, जो पुरानी स्टेशन है उनको रीडेवलप किया जाएगा, नई नई ट्रेन यहाँ पर चलाई जाएगी, जिससे ओवरऑल जो रेलवे सेक्टर है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। सरकार की चौथी प्रायोरिटी है यूथ पावर। यूथ को एजुकेट करने के लिए सरकार 740 एकलव्य स्कूल बनाएगी, जिसमें वो 38,800 टीचर्स को रिक्रूट करेगी, जिससे 3.5 लाख स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ पाएंगे। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना 4.0 स्कीम लॉन्च करेगी, जिसमें वहां पे आप नए नए कोर्स सीख सकते हो, जैसे कोडिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग जैसे कोर्सेज आप यहाँ पे सीख सकते। सरकार की पांचवी प्रायोरिटी है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ से सरकार का मतलब है ग्रीन इकोनॉमी। अगर पूरी दुनिया में आप टॉप 10 सिटी गिनोगे कि सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन कहाँ होता है, तो 5 तो उसमें हमारी इंडिया की आ जाएगी। इसीलिए सरकार इसको कम करने के लिए बोल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो, उस पर आपको सब्सिडीज भी मिलेगी, जिससे क्या होगा, जो फ्यूल पे डिपेंडेंसी वो भी कम होगी। अगर हम बात करें कि 83% जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, लेकिन आज भी 75% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोयले से होती है। तो कोयला तो वापस एयर पोल्यूशन करता है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू हो, जैसे विंड, सोलर और बायोमास। इसलिए सरकार गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए प्लांट बनवाएगी, वेस्ट टू वेल्थ। सरकार की छठी प्रायोरिटी है अनलीचिंग द पोटेंशियल। हर सेक्टर की एक पोटेंशियल होती है ग्रो करने की, और उस सेक्टर को अगर ग्रो करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बैरियर आ रहे हैं, तो उसको कम करना चाहती है सरकार। अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो आज इंडिया 63 रैंक करता है आउट ऑफ 190 कंट्रीज में। मतलब अगर हम डेवलप कंट्रीज के कंपेयर करें, जैसे सिंगापुर, चाइना, जापान से, तो आज भी इंडिया में बिजनेस करना कठिन है। तो इसलिए सरकार ने 39,000 कंप्लायंस को कम किया है और 3400 प्रोविजन को लीगल कर दिया है। मतलब बिजनेस करने में जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो भी चक्कर लगते हैं, उनको बहुत ईजी किया है यहाँ पे। साथ ही साथ मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में यूज होने वाली कंपोनेंट जैसे चिप्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को सरकार ने कम किया है, जिससे ना सिर्फ मोबाइल सस्ते होंगे बल्कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती होगी, जिसके कारण एप्पल, सैमसंग जैसे और भी कंपनीज को एक मोटिवेशन मिलेगा और भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए, जिससे ओवरऑल एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ेगा। गवर्नमेंट की सातवीं प्रायोरिटी है फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें सरकार ने एमएसएमई को हेल्प किया है। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइज है, छोटे उद्योगी है, उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 9,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा और एडिशनली 2 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री लोन उनको दिया जाएगा। मतलब उनको बिजनेस लोन लेने के लिए कोई भी सोना, चांदी, घर, जमीन वैसे गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है, महिला सम्मान बचत पत्र। इसमें महिला 2 लाख रुपए तक 2 साल के लिए पैसा जमा कर सकती है, जिसपे उनको फिक्स्ड 7.5% का रिटर्न मिलेगा। तो ये थी गवर्नमेंट की 7 प्रायोरिटीज, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इनको जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।